नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस अमेरिका से रशिया और चाइना जैसे ताकतवर देश खौफ खाते हैं, वही अमेरिका भारत के एक फ्री मोबाइल ऐप से क्यों काँप रहा है? आखिर एनपीसीआई के तहखानों में ऐसा कौन सा डिजिटल हथियार छुपा हुआ है दोस्तों, जिसने रातों रात अमेरिकी डॉलर और 50 साल पुराने स्विफ्ट नेटवर्क की धज्जियां उड़ा दी हैं? जो काम पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं कर पाई, वो काम भारत के एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले क्यूआर कोड ने कैसे कर दिखाया? अगर आपको लगता है कि यूपीआई पूरी तरीके से फ्री है, तो जरा रुकिए। दुनिया का सबसे कड़वा सच यह है कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड दोस्तों। फिर भारत सरकार हर साल सैकड़ों करोड़ों का नुकसान सहकर भी एक भी रुपया आपसे नहीं ले रही। आज हम पर्दे के पीछे के उस असली खेल को डिकोड करेंगे, जिसे वेस्ट के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और हार्वर्ड के प्रोफेसर्स भी नहीं समझ पाए दोस्तों। आज की ये इन डेप्थ रिसर्च आपको भारत की उस बढ़ती आर्थिक और डिजिटल ताकत से रूबरू कराएगी, जिसे देख के पूरी दुनिया दंग है दोस्तों। आइए सबसे पहले जमीनी हकीकत का आंकड़ा समझते हैं। लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अनुसार अकेले एक महीने के अंदर भारत के यूपीआई ने करीब 2300 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं, जिसकी कुल वैल्यू 29 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रही है। और हर दिन औसतन 75 करोड़ से ज़्यादा बार लोगों ने क्यूआर कोड स्कैन किए हैं। अच्छा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया के किसी भी देश के लिए एक फाइनेंशियल सुनामी से कम नहीं है। लेकिन ये बात रातों रातों नहीं हुई है। इसकी शुरुआत होती है साल 2013-12 में। उस दौर में जब भारत के डिजिटल पेमेंट का मतलब केवल एनईएफटी हुआ करता था या आरटीजीएस हुआ करता था। आपको याद है, 500 रुपये भेजने के लिए भी 15 अंकों का अकाउंट नंबर और 11 अक्षरों का आईएफएससी कोड डालना एक सिरदर्द हुआ करता था। उसी समय जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, और आधार जो आपका बनता है उसके आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी, उन्होंने एक ऐसा विजन देखा जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज की एक्चुअली पे नींद उड़ा दी। उन्होंने तय किया कि भारत को अमेरिका की तरह महंगे क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम की जरूरत है ही नहीं। हमें एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर कोई भी बैंक या ऐप काम कर सके। एनपीसीआई आपको पता है, ये एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई की टीम ने सोचा कि चलो इसको ही हकीकत में बदलते हैं। जब अमेरिका में पेपॉल, चाइना में अलीपे जैसी प्राइवेट मोबाइल जो ये वॉल्ट्स हैं, ये राज कर रही थी, तब भारत ने दुनिया का पहला डायरेक्ट बैंक टू बैंक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम बिना किसी यूजर चार्ज के डिजाइन कर दिया दोस्तों। उन्होंने वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का आविष्कार किया। फिर आया नवंबर 2016 को एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मोड़ आया दोस्तों, जब नोटबंदी के बाद नकदी का संकट हुआ। पीएमओ ने इमरजेंसी बैठकें बुलाई। अच्छा, एनपीसीआई के जो नए नए डेवलपर्स थे, उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिया, और जिस सिस्टम को बनाने के लिए महीनों लगते, उसे महज 20 दिन के रिकॉर्ड टाइम में तैयार करके 30 नवंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च कर दिया। अब आपके में सवाल ये उठेगा कि यार, रोजाना 75 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन संभालने वाला ये सिस्टम आखिर कभी क्रैश क्यों नहीं होता है? दुनिया का कोई भी दूसरा सर्वर अगर इतने हेड्स झेले, इतने ज़्यादा 75, इतने ज़्यादा हिट्स, तो धुआं छोड़ दे भाई साहब। पुराने बैंकिंग सिस्टम्स क्या होता था कि एक सिंगल, उसे कहते हैं सिंगल मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे काम करते थे, जहां एक ही सर्वर पे पूरा लोड होता था। यूपीआई ने क्या किया? यूपीआई ने इसे बदल के माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया। यहां बैलेंस चेक करने के लिए कोड अलग है, पैसा भेजने के लिए अलग है। यूपीआई किसी एक सेंटर सर्विस पे काम नहीं करता है दोस्तों, बल्कि ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है, और ट्रैफिक जो रूट बताता है अलग अलग। देखिए, देश में कितने ज़्यादा आपको पता है मल्टीपल डाटा सेंटर्स हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी एक शहर में किसी कहीं पर भी टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है,
तो मिली सेकेंड्स में सारा ट्रैफिक दूसरे रीजन को शिफ्ट हो जाता है। अब समझिए बात क्यों फेल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ एक सर्वर की नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिक्योरिटी का। और कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज हैक हो सकती है, लेकिन यूपीआई को रिमोटली हैक करना ये असंभव सा बन गया है। यूपीआई की असली ताकत डिवाइस बाइंडिंग में है। डिवाइस बाइंडिंग क्या होता है कि आपका बैंक खाता केवल आपके सिम कार्ड के लिए ये और उसी जो IMSI और फोन के IMEI फिंगरप्रिंट उससे हमेशा लॉक रहता है। समझ में आ गया आपको? क्योंकि अगर कोई हैकर विदेश में बैठ के बाई चांस आपका यूपीआई पिन चुरा भी लेता है तो भी वो आपका 1 रुपया नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके पास आपका फिजिकल फोन तो होगा ही नहीं। इसके अलावा आपको पता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है और एडवांस एन्क्रिप्शन की वजह से, जैसे गूगल पे या फोन पे जैसे ऐप्स भी, उसमें भी आपका पिन कभी देख नहीं सकते हैं, ये लोग भी नहीं देख सकते आपका पिन। यही इसकी मेन चीज है। अब जरा ग्लोबल पिक्चर को देखिए कि आखिर अमेरिका, यूरोप और चाइना इस रेस में पिछड़ क्यों गए। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज अपनी वो ही पुरानी टेक्नोलॉजी का गुलाम बने हुए हैं। वहां 1970 के दशक में वीसा और मास्टर कार्ड आ गया था और उनका एक छत्र अधिकार रहा है दोस्तों। वो हर मर्चेंट से भारी भरकम एमडीआर कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वो वसूलते हैं। चाइना में वीचैट और अलीपे, लेकिन इन दोनों का क्या है कि वो क्लोज लूप सिस्टम है, ये इंटर ऑपरेटिबिलिटी नहीं है। और यही भारत ने सबक लिया और पेमेंट्स को एक रोड या पानी की तरह उन्होंने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के बिना महंगे हार्डवेयर के सिर्फ एक कागज पे छपे हुए QR कोड से पूरा गेम बदल दिया दोस्तों दुनिया ने। और यहीं से अमेरिका के पेट में असली दर्द शुरू होता है, जो रीजन है मेरा ये वीडियो बनाने का। आपको पता है कि दशकों से अमेरिका ने डॉलर, स्विफ्ट नेटवर्क और कार्ड प्रोसेसिंग के जरिए पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। भारत में जब MDR को 0% किया गया तो इन जो विदेशी कंपनियां हैं, इनके जो अरबों डॉलर का मुनाफा था उस पर सीधा असर हुआ। यहां बात सिर्फ पैसे की नहीं है, डाटा सॉवरेनिटी की भी थी। RBI ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी किए और साफ कर दिया कि भारतीयों का फाइनेंशियल डाटा है वो केवल भारत की सीमाओं के भीतर ही स्टोर होगा, वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। जबकि जितनी बड़ी फॉरेन क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, उन्होंने पहले तो इस बारे में बहुत आनाकानी की, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। इतना नहीं, जितना स्विफ्ट नेटवर्क के विकल्प के रूप में भारत ने यूपीआई को सिंगापुर के पे नाउ और UAE के आनी नेटवर्क के साथ सीधा लिंक कर दिया। अब क्या हो रहा है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और रेमिटेंसेस लोकल करेंसी सेटलमेंट के तहत ही हो रहे हैं, यानी बीच में US डॉलर का रोल खत्म हो रहा है। ये दिक्कत है। जहां जो चाइना है वो दुनिया के देशों को कर्ज के जाल में फंसा के अपना गुलाम बनाता है ना, वही भारत पेरू, नमीबिया और मॉरिशस जैसे देश को अपना DPI सोर्स कोड देके अपनी डिजिटल जो एक संप्रभुता है उसको मजबूत कर रहा है दोस्तों। ये बात आपकी समझने वाली है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पे कि जब सब कुछ इतना शानदार है तो सरकार इसे फ्री में क्यों चला रही है। सरकार को 0% MDR से क्या फायदा मिल रहा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं लॉस लीडर स्ट्रेटेजी। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ 100 करोड़ का पेमेंट खर्च करके साथ, लेकिन इसके बदले देश के खजानों में लाखों करोड़ रुपए बचा लिए दोस्तों और कमा लिए। इसको आप 3 प्रमुख पॉइंट से समझिए दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैश की बचत। RBI को हर साल नए नोटें छापने में पैसे खर्च होते थे, उन्हें सुरक्षित ट्रकों में ATM तक पहुंचाना और रिप्लेस में 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ रुपए खर्च करना। UPI ने इसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बहुत हद तक खत्म कर दिया है। समझ में आया आप गवर्नमेंट का क्या फायदा है। दूसरा फायदा है इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसका अंत हो गया। जैसे ही छोटे छोटे व्यापारी QR कोड से पेमेंट करने लगे, वैसे ही हर रुपए का एक डिजिटल फुटप्रिंट भी तैयार हो गया। जो लोग पहले
कैश की आड़ में टैक्स से बचते थे, वो अब औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। और यही वजह है दोस्तों कि देश का मंथली जीएसटी कलेक्शन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब कोई ये नहीं कह सकता जी कि घर में नहीं दाने और अम्मा चाय बुनाने, सबका हिसाब किताब शीशे की तरह साफ हो जाता है दोस्तों। और तीसरा फायदा आता है इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे डीबीटी कहते हैं। सरकार ने कई सब्सिडी दी है और इनका पैसा जो सीधे सीधे जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में भेजना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि लीकेज भी कम हुई और जो मिडिल मैन थे उनका नेटवर्क लगभग खत्म हो गया। हाल ही में यूएसटीआर, इसे कहते हैं यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट में अमेरिका का दर्द साफ झलका। वो शिकायत ये कर रहे थे कि भारत का फ्री डिजिटल सिस्टम फ्री मार्केट को खराब कर रहा है। यानी जो अमेरिका दुनिया को फ्री मार्केट का ज्ञान बांटता था, आज वही घबरा कर चाहता है कि भारत अपने सिस्टम पर टैक्स लगाए, ताकि उनकी जो विदेशी कंपनियों के जो महंगे कार्ड हैं वो भाई साहब एक बार इंडिया में और बिक सके। लेकिन दोस्तों, असली क्रांति तो अभी शुरू हुई है। दुनिया अभी यूपीआई के केवल बुनियादी जो मॉडल है उसको ही समझ रही थी। भारत ने इसके अगले चरण की अभी से शुरुआत कर दी है। अब वो क्या है? पहला है ई रुपया, जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल मनी। ये एक ऐसा डिजिटल टूल है जिसमें पैसे के इस्तेमाल को कोड किया जा सकता है। अगर सरकार किसी इंसान, जैसे कोई किसान है, उसको खाद दिलाने के लिए ई रुपया वाउचर देती है, उसको ई वाउचर दे देती है, तो वो पैसा केवल रजिस्टर्ड खाद विक्रेता के क्यूआर कोड पे ही स्कैन होगा। समझ रहे हैं आप? जो बेचने वाला है उसके क्यूआर कोड पे ही स्कैन होगा। अगर उसे किसी अन्य दुकान पे चलाने की कोशिश की जाएगी तो ट्रांजैक्शन अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। दूसरा है ऑफलाइन टेक रिवॉल्यूशन। इसको कहते हैं यूपीआई 123 पे एंड यूपीआई लाइट एक्स। अब क्या होगा कि बिना इंटरनेट वाले 2G कीपैड फोन पे भी ग्रामीण क्षेत्रों में आईवीआर कॉल करके पेमेंट हो रहा है। अगर आप किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में है या हवाई जहाज में जहां नेटवर्क नहीं है, तो एनएफसी टेक्नोलॉजी के जरिए 2 फोन आपस में ऑफलाइन पेमेंट पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई सर्किल ने एक नया पारिवारिक मॉडल भी दिया है। अब एक पिता अपने बैंक अकाउंट से अपने बेटे को यूपीआई आईडी लिंक कर सकता है और मंथली लिमिट सेट कर सकता है। बेटा पेमेंट करेगा, लेकिन पैसा सीधे पिताजी के खाते से कटेगा। समझ रहे हैं? यह मास्टर स्ट्रोक है। और इसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक और है, वो है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। विदेशी कंपनी को लगता था कि क्रेडिट यानी उधार के लिए तो भारतीय लोगों को उनके महंगे प्लास्टिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जैसे मास्टर कार्ड है, वीसा कार्ड है। लेकिन अब आरबीआई ने अपनी यूपीआई आईडी पर ही प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन देना शुरू कर दिया है दोस्तों। अमेरिका ने जिस तरह स्विफ्ट नेटवर्क काटकर रूस को रातों रात पंगु बनाने की कोशिश की थी, भारत ने पहले ही ऐसा अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि अब कोई भी विदेशी ताकत भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। और इसी को देख के दोस्तों विदेशी ताकतों के सोचने पे मजबूर हैं कि यार कि अब ये स्थिति चलेगी नहीं, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। और इसमें पारदर्शिता और आत्मनिर्भर ही एकमात्र रास्ता है दोस्तों। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इनोवेशन केवल महंगी टेक्नोलॉजी या अमीर देशों की बपौती नहीं है। एक साधारण सा क्यूआर कोड आज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के संतुलन को बदल रहा है और भारत को डिजिटल वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। दोस्तों, हमारे इस यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर और इसे बनाने वाले भारतीय इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बन पाया, और इसकी ज़रूरत अब पूरे वर्ल्ड को है या नहीं है, और केवल यूपीआई से ही हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में कितना हुआ है, ये आप जानिए। और आपकी और हमारी सबकी बात है दोस्तों, अब तो अपने पर्स में हमने पैसे रखना ही बंद कर दिया। हमको तो ये भी कभी कभी किसी को याद नहीं रहता कि इंडिया में 1000 का नोट चलता है कि 2000 का चलता है, 500 का नोट यार चलता है कि नहीं चलता है। अब तो इतना भी आदमी भूल जाता है
क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। जब भिखारी तक क्यूआर से पैसे ले रहा है तो आपको कहीं पर भी नोट की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है जो आया है इंडिया में। और इसमें मैं ये कहता हूँ कि पूरी गवर्नमेंट्स का हाथ होता है, ये केवल एक गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, इस पे काम पहले से ही किया गया है। शुरुआत इसकी कांग्रेस के राज से हुई थी और समापन जो इसका हुआ है वो मोदी राज में हुआ है। और आगे जो डेवलपमेंट होंगे वो तो आपके सामने है, जो 3 डेवलपमेंट मैंने बताए हैं कि जो बहुत जल्दी फ्यूचर में आने वाले हैं। आपकी दोस्तों इसके बारे में क्या राय है हमको ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।